ओके, लेट्स स्टार्ट इंडेक्स 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसका ओवरव्यू देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स 20 का। इसके अंदर क्या कवर्ड है? गवर्नमेंट ग्रांट्स की प्रेजेंटेशन, रिकॉग्निशन एंड रीपेमेंट अगर होती है बाद फ्यूचर में। और रिकॉग्निशन हम दो कंडीशन एग्जिस्ट कर हो सकती है कि एक रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए और कंप्लायंस से रिलेटेड और हमें मिलना चाहिए। एंड मिलना एक्चुअली रिसीट नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए मिलने की, और एक कंप्लायंस की कंडीशन है, रियलाइजेशन एंड कंप्लायंस की। एक नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड होगी कंडीशन। और प्रेजेंटेशन में क्या होगी? आइदर रिलेटेड टू एसेट होगी या इनकम से रिलेटेड होगी। एसेट से रिलेटेड होगी तो हम क्या कर सकते हैं? डेफर्ड इनकम में और बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि कैरिंग अमाउंट में से हम पहले ही लेस कर देंगे पीपी की एसेट से की कॉस्ट में से। नेक्स्ट इनकम, अगर इनकम रिलेटेड ग्रांट है तो हम इसको अदर इनकम में प्रेजेंट करेंगे सेपरेटली। और ऑल्टरनेटली जो रिलेटेड एक्सपेंस उससे हम डिडक्ट करके नेट शो कर सकते हैं। और रिपेमेंट है तो फ्यूचर कॉस्ट में हमें सारा रिफंड करना पड़ेगा वहां पे। For disclosure and all. Now, scope. Scope applicable in accounting for government grants and disclosure of government grants and other form of government assistance. Means अगर कोई government assistance होगी इंडेक्स 20 में तो उसका खाली डिस्क्लोजर देना है, अकाउंटिंग कोई प्रिस्क्राइब नहीं है उसकी और ना करनी है उसकी। नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल मीन्स कौन सा स्कोप के अंदर नहीं है, कब। To special problem arising in accounting for government grant reflecting effect of changes changing in prices। अगर प्राइस से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, बारी बारी स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं, तो इस इंडेक्स में डील नहीं होती। अब इसका कोई एग्जांपल मेरे को कुछ नहीं मिला कि स्पेशल प्रॉब्लम असाइनिंग। अगर तुम सोच सकते हो तो बता देना कि अगर स्पेशल प्रॉब्लम्स है वहां पे चेंज प्राइजेस वो चेंज हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इन सिमिलर नेचर। मेरे को इसका कुछ एग्जांपल तो नहीं मिला यहाँ पे। Next, to government assistance that is provided for entity in the form of benefits that are available in the determining taxable profit and loss। अगर कोई टैक्स से रिलेटेड हमें कोई टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड अगर हमें कोई बेनिफिट प्रोवाइड होता है तो वो हमें अकाउंट फॉर नहीं करना अंडर इंडेक्स 20। मीन्स उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे। अगर वहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक वो एक्चुअली क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स की कंप्लायंस उस पर आ जाएगी। बट इन मतलब इंडेक्स 20 कवर नहीं होगा उस पर। बट अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स होते हैं वहां पे अदर देन की इनकम टैक्स लायबिलिटी स्पेसिफिक हो गया, रेंज एंटिटीज दे रहे हैं तो वो अवेलेबल हो जाते हैं। वो गवर्नमेंट असिस्टेंस बन जाएगी या गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगा इधर। नेक्स्ट, टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ द एंटिटी। अगर गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है हम हमारी कंपनी के अंदर, या हमें बेनिफिट देने के लिए 1 करोड़ रुपीज प्रोवाइड कर दिया और साइड बाय साइड इक्विटी भी ले ली, तो उस पे इंडेक्स ये कवर नहीं होगा। उस पे 109 और 32 लग जाएगा वहां पे इन्वेस्टमेंट का। और हमें फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हमारी बनेगी वो उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग बनेगी। नेक्स्ट, टू गवर्नमेंट ग्रांट कवर्ड बाय इंडेक्स 41। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट इंडेक्स 41 के अंदर कवर है, जैसे अगर वहां पे वो कंडीशनल भी कहते हैं वहां पे इंडेक्स 41 के अंदर, आइदर कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। कंडीशनल है वहां पे जब तक कंडीशन मीट नहीं होगी तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और जब अनकंडीशनल है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली ले जाएंगे। और वापस से इंडेक्स 20 भी, फिर इंडेक्स 41 भी यही कहता है कंडीशनल भी है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन और होगी वो इंडेक्स 20 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे अगर इंडेक्स हम मैं 40 खोलता हूँ साथ साथ, इंडेक्स 40। If a government grants relate to biological asset measured at its cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment loss, Index 20 is applied। क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों अप्लाई हो सकते हैं इंडेक्स 41 के अंदर। अगर बायोलॉजिकल एसेट कॉस्ट पे मेजरमेंट हो रही है उसकी तो यहाँ पे इंडेक्स 20 लग जाएगा वहां पे। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो इंडेक्स 41 लगेगा वहां पे। और हम उसको डायरेक्टली जब हमें रिसीवेबल हो गया, अगर कंडीशनल है तो हम उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर देंगे, अदरवाइज पीएनएल के अंदर कर देंगे अगर अनकंडीशनल ग्रांट है तो। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन कब करेंगे? जब हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस हो गया कि हमें ग्रांट मिल जाएगा विद कंडीशन जो कंप्लायंस हो जाएगी और ग्रांट हमें मिल जाएगी। और अगर पहले देख लेते हैं, अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो आइधर हम कर सकते हैं फेयर वैल्यू पे और आइधर एट नॉमिनल अमाउंट, दोनों को, ग्रांट और एसेट को। नेक्स्ट, अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट रखे, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है तो। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अगर एसेट रिलेटेड है तो आइदर बाय सेटिंग डेफर्ड इनकम, एसेट रिलेटेड टू डेफर्ड इनकम कर देंगे और नॉर्मली फिर चार्ज ऑफ करते रहेंगे
इन द रेशो, जो भी डेप्रिसिएशन का रेशो होगा या जो भी बेनिफिट और भी कोई एक स्पेसिफाइड है। अदरवाइज वो डिडक्ट द कैरिंग अमाउंट ग्रांट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, कि हम एसेट की कैरिंग अमाउंट में से लेस करके शो ऑफ करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, अगर रिलेटेड टू इनकम है तो आइटम क्या कर सकते हैं, अदर इनकम में क्लासीफाई कर देंगे और अदरवाइज रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस कर देंगे। नाउ स्पेशल प्रिंसिपल्स क्या क्या लग सकते हैं कि ग्रांट वेदर रिसीव्ड इन कैश और एज रिडक्शन ऑफ अ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अगर कोई हमारी कैश का हमें कम देना पड़ रहा है, ये रिडक्शन हमारी लायबिलिटी की कम हो रही है गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी, मतलब कैश के अंदर या फिर कुछ भी, तो नॉर्मल जो अकाउंटिंग लगती है ग्रांट्स की वो लग जाएगी उस पर। तो बट अगर फॉरगिवेबल लोन का केस है ग्रांट से, मीन्स जो मार्केट में 10% रेट चल रहा है और हमें फंड मीन्स लेस रेट पे मिला है, तो उस केस में पहले से सबसे पहले हम लोन की अकाउंटिंग करेंगे एज पर 109। और जैसे मान लो हमें मिला टोटल ₹10 करोड़ और प्रेजेंट वैल्यू करके उसकी 1% या जो भी गिवन फैक्टर है जो गवर्नमेंट ने हमें वो दिया लोन जिस इंटरेस्ट पे, वो लगा के हमारी लायबिलिटी बनी 2 करोड़ 50 लाख। तो हाँ, तो जो हमारा रिमेनिंग आएगा 7 करोड़ 50 लाख, वो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगी। और उसके ऊपर फिर नॉर्मल प्रिंसिपल लगेंगे, फिर हमें चेक करनी पड़ेगी आइदर इट इज रेटिंग टू एसेट और विद इनकम, किस वैसे वहां पे एसेट रिलेटेड ही होगी, तो एसेट रिलेटेड हमें फिर प्रेजेंटेशन आगे उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें पॉलिसी मिल जाएगी, पॉलिसी चॉइस। सही बोला ना मैंने? और कोई डाउट हो तो मैं साथ साथ बता देना, अगर कोई बीच में डाउट लगे तो। बिलो मार्केट में भी 109 एंड सेम प्रिंसिपल्स लग जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, ग्रांट रिसीव्ड एज अ पैकेज ऑफ फिजिकल एड्स। अगर फिजिकल एड मीन्स कोई फ्लड सिचुएशन आ गई या इमीडिएट हमें सपोर्ट देना पड़ गया वहां पे कि लॉस में जा रही थी, तो हमें इमीडिएटली फिजिकल एड देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर हमें देखनी पड़ेगी पहले अगर कोई कंडीशन एग्जिस्ट है वहां पे, जो एसेट से रिलेटेड या कोई हमें कोस्ट रिलेटेड जो हमारा एक्सपेंस हुआ है उससे रिलेटेड अगर कुछ है वहां पे, that will be earned. It may be appropriate to allocate the part of a grant on one basis and part on another. मीन्स डिपेंड करेगा वहां पे कि हम हमारी किससे रिलेटेड है, फिजिकल एड से अगर जब में मिले। सबसे पहले हम कॉस्ट एंड एक्सपेंस देखें। अगर हम इसके इंडेक्स 20 के इस पे आए, care is ये रहा, grants are sometimes received as package or a financial or a fiscal aid to which number of conditions are attached, जिसमें number of condition होंगे कि आपने ये फॉलो करो वो करो। In such cases, care is needed by identifying the condition giving rise to cost and expenses, when which determine the period over which the grant will be earned, कि हमें किस पीरियड में ग्रांट अर्न होगी। It may be appropriate to allocate part of grant on one basis and part on another. Grant receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for immediate financial support with no future related cost. ये है कि जैसे फ्लड, इस केस में यहाँ फ्लड का बनेगा कि अगर फ्लड आ गई, हमें इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया और कंडीशंस अटैच नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर देंगे व्हेन इट इज रिसीवेबल, जब भी वो रिसीवेबल बन जाएगी। और उसका फिर हमें डिस्क्लोजर भी हमें प्रॉपर देना पड़ेगा अगर उससे रिलेटेड कोई कंडीशन अटैच नहीं है वहां पे। अगर कंडीशन होगी तो कंडीशनल वो कंडीशन भी हमें उसका एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस चेक करना होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट असिस्टेंस नो स्पेसिफिक रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गवर्नमेंट असिस्टेंस टू एंटिटीज मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स इन इंडिया do not credit directly to shareholders interest recognized in profit and loss on systematic basis। अगर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस हमें प्रोवाइड हुई है, बेनिफिट प्रोवाइड हुआ है और उससे कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो हम डायरेक्टली पीएनएल में जाने बजाय सिस्टमेटिक बेसिस पे एलोकेट करेंगे। गवर्नमेंट असिस्टेंस विद नो रीजनेबल वैल्यू एक्सक्लूड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट एक्सक्लूड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कवर नहीं होगी। और रिपेमेंट अगर हो रही है रिलेटेड टू इनकम है, फर्स्टली अप्लाइड टू अनअप्लाइड डेफर्ड क्रेडिट। अगर हमारी इनकम रिलेटेड है और हमने उसको डेफरमेंट नहीं किया अभी आगे सारी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो उस डेफर्ड क्रेडिट में से एलिमिनेट करेंगे और रिमेनिंग को फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज ऑफ कर देंगे, जो भी हमें रिपेमेंट करनी पड़ी और उसके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्लासीफाई करेंगे। फिर एक्सेप्शनल आइटम है, इंडेक्स में एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर रिलेटेड टू एसेट है, इधर हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। हम कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज कर दें अगर हमें रिपेमेंट हो रही है गवर्नमेंट ग्रांट की, बट उसमें भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट थी उससे एक्सीड ना कर जाए वहां पे।
यहाँ पे नहीं लिख रखा, इन द एब्सेंस शैल रिकॉग्नाइज इन इमीडिएटली, बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर एसेट रिलेटेड है और हमें रिपेमेंट करनी पड़ी है तो एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे एक्सीड ना कर जाए वो। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे साइड बाय साइड इम्पेमेंट भी चेक करनी पड़ेगी न्यू कैरिंग अमाउंट पे अगर एप्लीकेबल हो रही है तो। नेक्स्ट, रिड्यूस द डेफर्ड इनकम बैलेंस। आइदर तो हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट एसेट की इंक्रीज कर देंगे, और आइदर क्या कर सकते हैं, डेफर्ड इनकम के बैलेंस में से रिड्यूस कर देंगे तो रिमेनिंग कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में वापस अगेन। या कुछ और गलत गलत बोला है बता देना, रेक्टिफाई भी करना हो तो। नहीं नहीं, ये सही है। ये कि अनअमोर्टाइज पोर्शन जितना बचा है ग्रांट का, उसमें से माइनस कर देंगे जितनी रीपेमेंट है, और अगर तब भी कोई रह जाती है तो वो पीएनएल में चला जाएगा बैलेंस उसका। हम्म, वो एसेट की उसमें से कैरिंग अमाउंट में इंक्रीज नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर रिलेटेड टू इनकम है तो फिर, हम्म, अगर तुम एसेट की बात एसेट की बात हो रही है क्या? यस। मैं इनकम कह रही हूँ। जब अगर इनकम है तो हमारी एसेट की कैरिंग अमाउंट में इंक्रीज हो जाना चाहिए। हम्म, लेकिन अगर अगर हमने डेफर्ड इनकम दिखा रखी है, यस, अगर हमने डेफर्ड इनकम दिखा रखी है तो फिर भी तो हम जितना हमारा अनअमोर्टाइज पोर्शन बचा होगा डेफर्ड, उसका डेफर्ड इनकम में, उसमें से सेट ऑफ करेंगे और बाकी हम पीएनएल में डाल देंगे। करेक्ट। ये रहा रिपेमेंट का। पहले हम टू द एक्सटेंट नो क्रेडिट डेफर्ड क्रेडिट में से एलिमिनेट करेंगे एंड रिमेनिंग इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। इंडेक्स 20 तो यहाँ पे खत्म होता है कंसेप्ट वाइज। कंसेप्ट इसके कवर्ड हो गए, कोई डाउट हो तो बताओ, इंडेक्स 20 में वैसे इतनी कंसेप्ट जल्दी हो कवर्ड गया यार ये। है। बड़ी जल्दी हो गया। हाँ, एक्सपेंस लॉस वाला भी हो गया, कॉम्पनसेशन भी हो गया, हाँ ये भी हो गया, प्रोविजन सारे कवर्ड है। बिलो मार्केट वाला भी हो गया, correct। प्रोविजन में वो कोई डिपो नहीं है। हाँ, हो गया, चलो। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, फिर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं साइड बाय साइड। हम्म। स्नेहा कोई डाउट? एक बार मुझे वो फॉरगिवेबल लोन वाला नहीं, बताना जो तुम कह रहे थे। हाँ, एक सेकेंड। उसमें मतलब ये था ना कि मान लो जिससे हमने लोन, मतलब कि हमें लोन वेव ऑफ कर दिया किसी सामने वाले बंदे ने, हम्म, कि अगर हमने मान लो कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया या मतलब कोई कंडीशन कर दी, उसकी वजह से सामने वाले ने हमारा लोन वेव ऑफ कर दिया, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने, तो फिर हम उस वेव्ड ऑफ लोन को ग्रांट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब जैसे करेक्ट। मान लो 1 लाख का लोन था, चलो हाँ, बड़ी सी फिगर ले लेते हैं, 1 करोड़ का लोन था, हाँ, आप सही और बोले, हाँ। अभी हमारा 80 लाख का लोन बचा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा 60 लाख का लोन माफ कर देते हैं, 20 लाख ही तुम्हें हमें पे करने हैं। तो वो हम्म, 60 लाख हमारे लिए ग्रांट हो गई 60 लैक्स की। करेक्ट। और वो जितनी हमें बचा हुआ फॉरगिवनेस 20 लैक्स, मिलेगी। हाँ, और बचा हुआ 20 लैक्स तो हमारा ग्रांट ही वो लोन ही रहेगा। करेक्ट। और कुछ डाउट? नहीं है, सच तो कुछ है। एक वो फेयर वैल्यू वाला बता दो, कुछ आया था बीच में। फेयर वैल्यू का नॉन मॉनेटरी ग्रांट का आया ये था। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स का। हाँ, इधर हम किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू पे। नॉन मॉनेटरी अगर कोई हमें पीपी मिल रही है तो उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन करेंगे, हम्म। बोथ ग्रांट एंड फेयर उसकी एसेट की, और नॉमिनल अमाउंट पे। और नॉमिनल अमाउंट वेरी कर सकते हैं कोई भी एंटिटी टू एंटिटी। ठीक है। और फिर अगर इसकी रीपेमेंट अगर हुई नॉन मॉनेटरी की, कैसे हो सकती है? नॉन मॉनेटरी की क्या होगी? एग्जाम्पल प्रैक्टिकली क्या होगा, लैंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी होगी, लैंड वो वापस ले लेगी। वो तो यही करेगी ना, कैश में नहीं ले सकती। या अगर कोई कंपनसेशन हो रही है फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी अगर रिपेमेंट उसकी है, गवर्नमेंट कह रही है लैंड अपने पास ही रखो, लेकिन हम कैश में तुमसे ले रहे हैं हैवी अमाउंट, लैंड की एक्चुअल वैल्यू और जो भी हो रही है, तो फिर रिपेमेंट सारी वो कैश उसमें डालनी पड़ेगी। और पीपी की ठीक है। फिर हमें एक्चुअल वैल्यू, फिर जितना हमने कैश दिया है फिर उसको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है। समझ आ गया ये वाला जो मैंने बताया अभी? मतलब पहले तो अपने फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया और उसके बाद फिर P&L टू बैंक कर देंगे, आप यही कह रहे हैं ना?
कि चलो अगर एक्सेल पे चलते हैं, रुको। नहीं मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे अगर हमें गवर्नमेंट ने कोई लैंड दी तो हम उसे ग्रांट और एसेट दोनों तरह ट्रीट करें, अभी कि बता मतलब दो, जैसे लैंड। हम्म। ये रुको अभी बताओ, ये लो पीपीए लैंड, लैंड मिली है नॉमिनल फ्री पे फ्रॉम गवर्नमेंट। अब तो जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मांगते रहना, मैं उतनी प्रोवाइड करता रहूंगा साथ साथ। चलो, ये लगा लो 10,000 में मिली है लैंड 1 लाख की। मैं फ्री बोलता रहा हूँ, फ्री है। चलो ठीक है। क्या करूं बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी बता देना। लैंड की फेयर वैल्यू अगर लैंड की फेयर वैल्यू पता है, मान लो 1 करोड़ है लैंड की फेयर वैल्यू। लैंड की फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू इज, 1 CR। ठीक है, उसके बाद नॉमिनल मैं बता देता हूँ, नॉमिनल होगी 10,000। ये तो अब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं आइदर एट फेयर वैल्यू या फिर आइदर एट नॉमिनल वैल्यू, जिस पे भी वो चलो, अकाउंटिंग पॉलिसी जिस तरीके से डिसाइड करेंगे वो लोग। हाँ मतलब अगर हमने ये- फेयर वैल्यू वो कर ली कि हमने उसको फेयर हाँ, वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब मेरे थोड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं। तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो तो बता दो पहले, फिर मैं अपना शुरू करता हूँ थोड़ा सा। मेरा सिंपली मतलब ऐसा है ना कि अब जैसे अगर हम लैंड रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर हमें हाँ, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की ग्रांट भी रिकॉग्नाइज चलो चलो, करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, अब तुम अपनी फेयर वैल्यू ले लो या नॉमिनल ले लो, दूसरा ऑप्शन स्नेहा को मिल जाएगा। दोनों की अकाउंटिंग एक एक करके बताओगे। ओके चलो मैंने फेयर वैल्यू ले ली। फेयर वैल्यू, एंट्री बताओ। लैंड टू गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड ग्रांट। डेफर्ड, हमारी 1 CR, 1 करोड़ 1 करोड़। ठीक है, अब क्या करूं? मेरे को अभी ये बता दो, एक बताओ, ये अभी मान लो 1 अप्रैल को, डेट भी ले लेते हैं, डेट में बता देता हूँ तुम्हें। अब ये तो वैसे ही नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। वेट वेट लैंड वेट तो वेट, आपका नॉमिनल ग्रांट है आपके लिए अभी। हाँ चलो, देख और लेंगे। कुछ करना है एंट्री? अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 फाइनेंशियल ईयर है, FY 2021। हो सकता है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब हमारे पास लैंड है, इस पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं। और डेफर्ड ग्रांट अगर हम इसको कैसे पीएनएल में भेजेंगे तो हमें ओवर द टर्म ऑफ, मान लो अगर हम इसकी ईयर एंड पे मान लो फेयर वैल्यू रिव्यू कर रहे हैं। फेयर वैल्यू रिव्यू करें, क्या बात है, चलो करो, आ जाओ। नहीं नहीं छोड़ो रहने। नहीं करनी रिव्यू, नहीं करना। बताओ, तो अगर 31 मार्च हमें में कुछ करना है नहीं करना, या आगे आगे सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग कुछ होगी नहीं होगी? डेफर्ड ग्रांट को हमें पीएनएल में भेजना पड़ेगा इसके अंदर, पीएनएल के तो अंदर? भूल जाती है। बट ये हमें फ्री मिली है, पैसे नजर आए नहीं है। चलो, एक चीज तुम्हें पहले दिखाता हूँ। एक मैं सार्थक सर की भी एक वो मेरे पास मैंने चार्ट लिया था, ये अच्छा था। जल्दी से एक बार इस यहाँ से भी एक बार कवर अप कर लेते हैं। हाँ नाउ, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है? असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज आइदर इन कैश और काइंड इन रिटर्न ऑफ पास्ट और फ्यूचर साइज कंप्लायंस। बड़ा करियो थोड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, क्या होगी? असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज आइदर इन कैश और काइंड टू एंटिटी इन रिटर्न ऑफ पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस
विद सर्टेन कंडीशन रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। ठीक है, वो क्या होगी, गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, आइदर कैश और काइंड, कैश में दे सकती है, या लोन वो हो गया, लोन रेट कम कर दिया, काइंड में दे दिया, नॉन मॉनेटरी एसेट। फ्यूचर कंप्लायंसेस एग्जिस्ट हो सकते हैं, पास्ट में लाइक इमीडिएटली दे दिया हमने, फ्यूचर में फ्यूचर के कंप्लायंसेस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या हो सकती है यहाँ पे, स्टेट, सेंट्रल, कुछ भी बॉडी है, लोकल बॉडी, सब कुछ हो सकती है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल भी इवन, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो। नेक्स्ट, कैपिटल पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट इन एंटिटी इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि वो स्कोप से बाहर है वैसे भी। ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट इज नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन आर नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर कोई नॉर्मल ग्रांट ट्रांजेक्शन करने गवर्नमेंट के साथ, कोई ग्रांट नहीं है। इनकम टैक्स एग्जम्पशंस आर नॉट गवर्नमेंट ग्रांट्स, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, स्कोप के अंदर नहीं है। बट ड्यूटी ड्रॉबैक्स आर गवर्नमेंट ग्रांट, लाइक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जो मैंने बताया था कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स वगैरह वो इंसेंटिव्स होते हैं। Actions of government to provide indirect benefits through actions affecting general trade condition like infrastructure, import restriction are not even government assistance, government assistance भी नहीं है, क्योंकि वो जनरली सबके लिए की कोई एक स्पेसिफिक रेंज के लिए या पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटिटी के लिए नहीं की गई। गवर्नमेंट असिस्टेंस अभी वापस आ गई। एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू स्पेसिफिक एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज, कोई स्पेसिफिक एंटिटी या रेंज ऑफ एंटिटी को दे रहे हैं मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया। ये बेनिफिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, तो गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट कर लो, अगर अदर देन फॉर्म है तो गवर्नमेंट असिस्टेंस ट्रीट कर लो। नेक्स्ट स्कोप वही आ गया कि अगर कॉम्प्लेक्स है, प्राइस फ्लक्चुएशंस कर रही है, तो उसमें मत करो रिकॉग्नाइज, मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है। अदर देन गवर्नमेंट, किसी और से हमें कोई ग्रांट मिली है तो उस पर इंडेक्स 20 एप्लीकेबल नहीं होगा, प्राइवेट रिकवरी। ठीक है, गवर्नमेंट व्हेन एक्वायर्स शेयर ऑफ कंपनी कैपिटल पार्टिसिपेशन, उस पे नहीं होता, इस पे इंडेक्स 32109 लग जाएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उस पे इंडेक्स 41 लग जाएगा, और टैक्सेस रिलेटेड इंडेक्स 12 लगता है मोस्टली। नेक्स्ट, टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन कब करेंगे, व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग व्हाट कंप्लायंस सर्टेनिटी और रियलाइजेशन सर्टेनिटी, जब भी दोनों की फुलफिलमेंट हो जाएगी तो हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कैपिटल अप्रोच, जो उसमें एएस में फॉलो थी, और इनकम अप्रोच। इंडेक्स के अंदर ओनली इनकम अप्रोच इज फॉलोड, इनकम अप्रोच, कैपिटल अप्रोच फॉलो नहीं करनी है, आप है ही नहीं कि शेयर होल्डर को फंड में डाल दो, वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ही जाएगी भी। तो नेक्स्ट, अब रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आइदर इन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज विद रिस्पेक्ट टू आइटम फॉर विच गवर्नमेंट ग्रांट इज प्रोवाइडेड, जिसके लिए हमें मिली है उसके रेशियो में विद रिस्पेक्ट टू दैट, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। नाउ स्टेप 1, आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू विच आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम और एक्सपेंस और एसेट किसके लिए हमें मिली है, मतलब खाली मतलब एक्सपेंस और एक एसेट के लिए, नो मोस्टली वही है, कॉस्ट और रेवेन्यू। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉस्ट रेवेन्यू एसोसिएटेड विद दैट आइटम, क्या इंकर होंगे, क्या होंगे उसके साथ साथ। स्टेप 3, हाउ टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, पीपी इंटेंजिबल, इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मे नॉट बी ऑफसेटेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट ग्रोथ अप्रोच, वहां पे मोस्टली होगा कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट है वहां पे, तो उसमें हम मे नॉट बी ऑफसेट नहीं करेंगे वहां पे विद कॉस्ट। और अगर रेजिडुअल वैल्यू है किसी एसेट की, तो वहां पे भी हमें ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन के रेशो में करना है। और नेट प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में अलाउड है, नेट प्रेजेंटेशन अलाउड है। और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पीपी, और मतलब ये तो पता नहीं कि यहाँ कैसे लिख दिया, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है इन द प्रोपोर्शन एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, जो भी अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस हमें अगर इंकर करना पड़ रहा है, एक्सपेंस और रेवेन्यू से। हाँ, नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंस और रेवेन्यू, अगर कोई एक्सपेंस रिलेटेड है तो डायरेक्टली ग्रोस और नेट प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अदर इनकम या एक्सपेंस से रिड्यूस कर लो। अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन है, कुछ भी अगर, तो गवर्नमेंट कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इन द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट कंप्लायंसेस और इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सब्सिक्वेंटली। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जैसे अगर नॉर्मल इसमें इंटरेस्ट फ्री वाला ले वापिस, पहले तो कैसे अकाउंटिंग होगी, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है वहां पे मार्केट रेट में कितना और कितना डिफरेंशियल है, मतलब पहले हम उस केस में तो हम अगर इंटरेस्ट फ्री है तो 0% करके इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन फ्यूचर फाइनल 10th ईयर में जब भी होगी उसकी रिपेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी प्रिंसिपल की, तो उसकी कुछ ना कुछ पीवी आएगी, तो उस पर रिकॉग्नाइज लोन की अमाउंट कर देंगे एज पर 109, एंड जो रिमेनिंग है उसकी हम रिकॉग्निशन कर देंगे, उस पर हम रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा, जितनी हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली और लोन फ्री इंटरेस्ट है वहां पे,
तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे एज एन गवर्नमेंट ग्रांट। और सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग के लिए उसकी गवर्नमेंट ग्रांट की एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस और प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन हमें लोन के लिए मिली है तो, मतलब कोई एसेट के लिए मिला है वो लोन या इंटरेस्ट फ्री हमें पर्पस, और जनरल भी है तो भी इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। अगर कोई पास्ट कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो पीएनएल के अंदर इमीडिएटली क्रेडिट कर दो। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बट नॉट एट अपोर्शनड और ट्रांसफर टू पीएनएल टू बी शोन एट डेफर्ड इनकम अंडर लायबिलिटीज। Government grant recognized but not received will be shown as asset in as government grant receivable। अगर हमें रिकॉग्नाइज होगी है मींस कंडीशन सारी एग्जिस्ट होगी, रीजनेबल एश्योरेंस थी, बट नॉट रिसीव एक्चुअली मिली, तो हम उसको एसेट में क्लासिफाई कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल। नेक्स्ट, अगर पास रिलेटेड है तो इमीडिएटली डाल दो। और ये भी डिस्क्लोजर पर्सपेक्टिव से अगर कोई वो नेचर साइज और इंसिडेंस उसका सच कोई है कि सब्सटेंशियल है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, तो उसको एक्सेप्शनल आइटम के अंदर क्लासिफाई करके शेड्यूल 3 डिवीजन 2 के अंदर स्पेसिफिकली एक्सेप्शनल आइटम जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्सेप्शनल, वहां पे उसको क्लासिफाई कर दो। रिफंड अगर है तो फर्स्ट एडजस्ट फ्रॉम बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन इक्विटी और लायबिलिटी, और एक्सेस अगर है तो डेफर्ड क्रेडिट उसके बेसिस पे जो हमने कर लिया उसमें कुछ मेन थोड़ा सा यहाँ पे ये आदत है। ये डिस्क्लोजर के 4-5 चीजें, क्या गवर्नमेंट जितना में ग्रांट मिला, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिफंडेबल अगर कुछ है पोर्शन, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चूज की है, और डिस्क्लोजर हम प्रोवाइड कर देंगे अगर फेयर एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल कुछ लाइबिलिटीज है तो। नेक्स्ट, स्पेशल इश्यूज, जैसे अगर ये गवर्नमेंट, ठीक है ये तो फेयर वैल्यू वाला ही है। नेक्स्ट, grants received in other than cash, accounting for such grant likely or other grant asset to be recorded at fair value with correct recording of credit to the government grant gross approach। However, companies in their second amendment rules permit such grant to be recognized at net value। net value पे recognize करो, ये देखना पड़ेगा ये कौन सी amendment आई है। In such case, presentation in balance sheet of asset or government grant may also be in net values। बैलेंस शीट के अंदर नेट में करें फॉर ग्रांट्स रिलेटिंग टू एसेट वेदर रिसीव्ड इन कैश और नॉन मॉनेटरी मींस, अच्छा वो ऑप्शन दे दिया होगा वहां पे, ये होगा मे बी। आवर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट नेटिंग इज नॉट प्रेफर्ड रेदर देन एसेट एंड ग्रांट रिलेटेड कैश फ्लो में बी शोन एज ग्रोस टर्म्स में देंगे हम। जो अगर डेप्रिसिएशन देना गवर्नमेंट ग्रांट की जो अकाउंटिंग हमें कैश मिल रही है वो हम डायरेक्टली करेंगे। Refund of government grant under net approach, the government refunded will be added to the cost of asset to the extent depreciated value of grant balance to be debited to P&L remaining अगर होगा तो, जितना हम depreciated value तक to the extent अगर हम कर सकते हैं तो वहां पे हम वो कर देंगे। Import duty drawbacks, अगर ये क्या है import of PP से related है, अगर हम कोई import कर रहे हैं तो recognize over the life of PP। Next, related to export obligations है तो credit to P&L on export, क्योंकि हमने export कर दी। ये कुछ ये अगर कंसेशनल, ये 101 का केस है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में, वेदर कंपनी ऑप्ट्स टू अकाउंट रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं तो कर लो, अगर नहीं करे तो ऑप्शनल एग्जम्पशन वहां पे है कि डेट ऑफ जो ट्रांजिशन है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कंप्यूटेशन। पोस्ट डेट अगर वो इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल रेट ऑन लोन है तो उसको 109 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे फिर। और एक और है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज एज कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन अगर एएस के अंदर मिलती थी वो कैपिटल रिजर्व के अंदर हम डालते थे। बट आईटीएफजी जो है इंडेक्स की बुलेटिन वगैरह है, आईटीएफजी है, क्लैरिफाइड दैट ट्रांसफर टू सच ग्रांट कैपिटल टू अप्रोप्रिएट हेड इन अदर इक्विटी। ग्रांट फ्रॉम कैपिटल मींस हमें जो जब हम सो की फर्स्ट टाइम एडॉप्शन की इंडेक्स बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो हमें उसको रीस्टेट करके क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व से उठा के अदर इक्विटी के कोई रेलेवेंट हेड में डालना, क्लासिफाई करना पड़ेगा। ये भी हो गया। चलो अब हम अपने आते हैं उस पे, फिर नेक्स्ट में और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं इसके इंपॉर्टेंट वाले वो कर लेंगे। चलो इसमें बताओ, क्योंकि मेन यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फ्री लोन और एक ये वाला, और कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन मॉनेटरी वाला। हम्म नहीं, अब चलो बताओ इसमें क्या करोगे अब। अब जैसे अभी उसमें लिखा हुआ था कि इसके इसके कंप्लायंस कॉस्ट के उसके अंदर के रेशियो में, मतलब उसके प्रोपोर्शन में। कंप्लायंस के हैं, कंप्लायंस के या कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मतलब जितना उसके लिए हमें, मतलब जो भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। हम्म यस।
हिसाब से चलेंगे। बताओ बताओ, तुम मान बताओ, लो मैं तो solve अगर करूँ। अगर अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि इस लैंड पे इतनी चीजें प्रोड्यूस करनी है, हाँ। क्या चीज प्रोड्यूस करनी है यहाँ पे, मान लो खेती वेती जो भी करना है मतलब, तो हम्म। उससे मान लो तुम्हारा कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। हम्म। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ कॉस्ट भी लगेगी, तो ठीक उस है। कॉस्ट के किसी प्रोपोर्शन के अंदर अगर हम इसको वो करें, पीएनएल के अंदर डालें, ओके। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि और तो कोई, अगर ये मान लो ट्रैक्टर वगैरह होता, कुछ होता, बिल्डिंग होती, तो तुम इसको डिप्रिशिएट कर सकते थे, ठीक है। बट ये लैंड है तो नॉन डेप्रिशिएबल है ना ये, हम्म। इसलिए शायद उसी कॉस्ट के किसी प्रोपोर्शन में करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, इन्होंने बिल्डिंग का लेके चला, हम्म। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, ग्रांट ऑफ लैंड में बी कंडीशनल अपॉन द इरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द साइट एंड साइट। इट में बी appropriate to recognize the grant in PNL over the life of the building. अच्छा, तो मीन्स मैं भी अब यहाँ पे ये बोलने वाला था कि अभी लैंड हमें किस पर्पस के लिए मिली स्पेसिफिक, अब वो देखना पड़ेगा हमें वहां पे, कि लैंड हमें अगर हॉस्पिटल या कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए मिली है, किस पर्पस से मिली है, हम वो देखेंगे। पर्पस तो से। उसकी लाइफ की रेशो में अगर जो भी हमें ऐसे जिसके लिए भी मिले, जैसे अगर हमने जो चार्ट भी देखे तो उसमें देखा नहीं था तुमने यहाँ पे, कि सबसे हाँ, पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हमें किस आइडेंटिफाई फाइनेंशियल आइट स्टेटमेंट के लिए हमें वो आइटम मिली। एसोसिएटेड विद। हाँ। हम्म। फिर उसके देखने कॉस्ट किससे रिलेट एसोसिएट क्या करता होगी है, उससे, हाँ, उससे एसोसिएटेड क्या होता है। और कॉस्ट क्या होगी उसकी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या, उसकी लाइफ ले लो। लाइफ ले लो। आप तो कॉस्ट एक ही आ जाएगी उस वहां पे। तो हम इसको क्या करेंगे वहां पे, मान लो अगर इस केस में बिल्डिंग भी है साइड में, ये हमें मिली है बिल्डिंग के लिए, और उसकी लाइफ है 25 ईयर्स, 25 तो हम उसमें एलोकेशन कर देंगे 25 ईयर्स की। 25 years तो मतलब लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो हम नहीं, तो डेफर्ड, डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल हाँ, कितना डेफर्ड बनेगा, ग्रांट 4 लाख, टू पीएनएल। 4 लाख, 4 लाख, हाँ। 4 लाख ही होगा ना, हाँ 4 लाख होगा। हाँ, 4 लाख हो जाएगा। करेक्ट। अब इस केस में अगर रिफंड होएगा यहाँ पे तो क्या होएगा, अगर मान लो 20 साल के बाद रिफंड का आ गया, या 10 साल के बाद, चलो फिर। 10 साल के बाद अगर रिफंड का आ गया, तो हमें लैंड तो पूरी डी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, मतलब रिफंड, फुल रिफंड है या किसी एक्सटेंट तक, फुल, फुल रिफंड, मतलब फुल फुल ही ये, रिफंड होगा ना, मान लो लैंड लगा लो, वापस ले रहे हैं वो मान लो 20% देने पड़ गए तुम्हें, 20 या 40% ऑफ द फेयर वैल्यू। अगर हमें उन्हें रीपे करना पड़ गया। हाँ, या तो ये हो सकता है, या लैंड भी मांग सकती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास राइट है, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करी, वो डिपेंड करेगा वहां पे एग्रीमेंट में क्या लिखा है उन्होंने। हाँ, तो 10 साल के बाद हमारी डेफर्ड ग्रांट चलो, अब हाँ, इसके इसी तो केस में मान अभी लो रिफंड होएगा 20% अमाउंट, 40% अमाउंट विल बी रिफंडेड। 40% ठीक है, तो और 10 साल के बाद होगा ना, हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स। क्या है, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस बच जाएगा 60 lakhs का। कितना, 60 lakhs का? 16/25। ठीक है। ठीक है, डिफर्ड ग्रांट अब हमें पे करना है इसको 40%, तो यानी 24 lakhs पे करना है, कितना? नहीं 40% ऑफ फेयर वैल्यू है ना, सॉरी सॉरी, 40 lakhs पे करना है, 40% ऑफ फेयर वैल्यू है, तो अच्छा। डिफर्ड ग्रांट टू बैंक 40 lakhs का, तो एफर्ट ग्रांट टू बैंक
40 lakhs 40 lakhs 40 lakh 40 lakh। अच्छा, तो रिमेनिंग गवर्नमेंट ग्रांट अभी भी पड़ी रहेगी। हाँ अभी भी पड़ी रहेगी, क्योंकि अभी 40% की तो हमें रीपे करनी है ना। बाकी जो बची हुई है अभी तो वो फिर उसकी लाइफ के मतलब 15 साल में हम उसे पीएनएल में भेजते रहेंगे, पीएनएल में वो ट्रांसफर होती रहेगी। ये सारे डेफर्ड ग्रांट को भी फिर पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे? क्यों सारी को क्यों करेंगे, मतलब 40% की तो रीपेमेंट रिक्वेस्ट हुई है ना, चलो बाकी तो यहाँ अभी 60% अभी बची अभी हुई जो हमने क्या आएगी। अभी हमने क्या माना है कि गवर्नमेंट ने कुछ पेनल्टी लगाई कर दी है उसके लिए, ठीक है? ठीक है। कि पेनल्टी लगाई है ना गवर्नमेंट ने कि आपने कंडीशन ही फॉलो नहीं की, या छोटी मोटी कंडीशन होगी तभी फॉलो नहीं करी, तो गवर्नमेंट ने कोई 40% अच्छा फेयर वैल्यू की लगा दी। अच्छा ओके ठीक है। हाँ, तो उस मतलब वो सरकम कह रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, उस सरकमस्टांस में ठीक है। तुम्हारा आंसर ठीक आ जाएगा कि यहाँ पे हम 40 लाख के उसमें कर देंगे। 40 लाख से 40 लाख, अच्छा मतलब इस कंडीशन में ये है कि तुम कह रहे हो कि हमें पूरी ही पूरी ग्रांट हमें वापस करनी है, और गवर्नमेंट हमसे मतलब वो हम गवर्नमेंट हमसे लैंड ले रही है, लैंड वापस नहीं नेक्स्ट, उठा हाँ, रही। नेक्स्ट सरकमस्टांस में मानो अगर लैंड ही जा रही है फिर क्या करोगी? हम्म। हम्म? अगर अगर लैंड ही जा रही है तो पहले तो लैंड को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। या गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे रखा है, या लैंड हमें वापस कर दो सारी की सारी, इधर हम्म लैंड की जो भी फेयर वैल्यू चल रही है आप उससे हमें उसमें आप 50% मार्जिन लगा के हमें पे करो, या जो भी एक्चुअल एक्चुअल तो पता नहीं क्या होगा, या इधर कॉस्ट जितनी हम्म। फेयर वैल्यू चल रही है उस दिन पे लैंड की, या उसकी जो भी मतलब प्लस कुछ सॉरी मार्जिन अगर है अच्छा ये तो वो सर करके हमें पे करो। ठीक है, तो यानी अभी भी हमारे पास लैंड का डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस 60 लाख है। तो फिर ये 40% वाली कंडीशन तो अभी हट गई ना फिर, ठीक है। हाँ, ये तो हटा लो चलो। हम्म, हम्म, नहीं, ये मतलब ये हट गया, 40% कुछ नहीं है अब। ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो लैंड को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लैंड को डेबिट कर देंगे 1 करोड़ से लैंड जितनी वो डेबिट, रिकॉग्नाइज थी। लैंड हाँ डेबिट ठीक है। डेबिट कर दो कितने से? 1 करोड़, 1 करोड़ से, तो उसको 1 करोड़ से डेबिट कर दो, डेबिट। ठीक है। उसके बाद अब जैसे इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कह रही कि 50% की मार्जिन लगा के हमें पे करना है, तो मतलब हमारा टू बैंक तो फिर हमारा कितना जाएगा, 1.5 करोड़ का। टू बैंक में तो 1.5 करोड़ जाएगा, 1 करोड़ 1 करोड़। 50 लाख। फिर हमारे पास ये डेफर्ड ग्रांट का भी 60 लाख का बैलेंस है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा ना, इसको भी है? डेबिट कर दो। ये जो डेफर्ड ग्रांट है, ये लैंड डेबिट क्यों हो रखी है, लैंड को तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। अरे तुमने तो डेबिट करवाई है मेरे से अभी, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो डेबिट क्या करूं? चलो लो, तुमने बोला, मैंने कर दिया लैंड डेबिट। मैं फिर सावधान मान लो चली गई बात ना लेकर चेक। लैंड को हमने क्रेडिट कर दिया, लैंड को क्रेडिट कर दिया 1 करोड़ से, लैंड डेबिट को की डी सस्पेंस रिकॉग्नाइज अकाउंट। डेबिट करेंगे। अभी तो डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करेंगे 60 लाख से जो हमारा बैलेंस है। चलो डेफर्ड ग्रांट भी कर लो, डेफर्ड ग्रांट 60 लाख, रिमेनिंग ये सस्पेंस अकाउंट, ये यहाँ मैं करेक्ट हूँ, मैं सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे इसको तो। और इस पे फेयर वैल्यू करोड़ हो गई, नहीं टू लैंड को अच्छा 1 करोड़। तो ये 150 थोड़ी होएगा, लैंड तो एक हाँ 1 करोड़ करोड़ ही से गई होगी है रिकॉग्नाइज। क्या करूँ अक्षय बताओ? हाँ लैंड को तो 1 करोड़ से करो डी रिकॉग्नाइज। अरे कभी 150% करवा दी, कभी सोच लो मैंने किससे तो करना है। 150 बैंक से पे करवाए थे। 150 बैंक से भी पे करूंगा मैं? नहीं अरे नहीं, क्या करवा रही हो मेरे से ये? तुमने रुक ऑप्शन जाओ 2 मिनट। तुमने ऑप्शन सुने क्या क्या था एक्चुअल में? आइदर लैंड रिफंड, लैंड दे दो गवर्नमेंट को वापिस, और हम्म लैंड की फेयर वैल्यू का 150% मेरे को देके आप लैंड अपने पास रख लो। अच्छा ओके, लैंड मुझे ट्रांसफर लगा करनी लैंड भी गवर्नमेंट दे को। दो और 150% भी दो, मुझे ये सुना है, समझ आया था।
ये तो बड़ा घाटे वाला सवाल है। ठीक है, तो अगर हम मान लो, मतलब पहला ऑप्शन ये है ना कि हमें लैंड दे दो और बाकी का हमें पहला पैसा पहले चलो लोग हो गया, तुमने तुम्हें दो क्वेश्चन, एक बस यही मानो अभी लैंड तुम्हें वापस करनी है, फिर बता दो मेरे को बस, तुम दो में कंफ्यूज होगी। डेफर्ड ग्रांट हमने डी रिकॉग्नाइज कर दी, लैंड हमने डी रिकॉग्नाइज कर दी, तो बचा हुआ हमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 40 lakhs का। करेक्ट। ऑप्शन 2, अगर हमने परचेज कर ली फिर। अगर हमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से परचेज करने के लिए कहा है तो हाँ, ठीक है, तो 150% हमारी हमें पे करना डेफर्ड है। 150% पे करना है, तो डेफर्ड ग्रांट को तो डी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो डेफर्ड ग्रांट को 60 लाख से डेबिट कर दो। बोलती रहो, मैं करता हूँ एंट्री, तुम बोलती रहो हाँ बस। हाँ, 60 lakhs। फिर उसके बाद अब हमें इनको पे भी करना है, तो यानी 1.5 करोड़ पे करना पड़ेगा, फेयर हम्म। वैल्यू प्लस 50% ना, तो हाँ, 1.5 CR पे करेंगे, और बचा हुआ हमारा 1.5 फिर CR पे। पीएनएल में लॉस रिकॉग्नाइज हो जाएगा 90 lakhs का। और रिमेनिंग पीएनएल में लॉस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लॉस डेबिट दिस माइनस 90 lakhs का। दिस। करेक्ट। 90 लाख का लॉस, क्या बात है, प्रॉफिट एंड लॉस तो धमाकेदार हिट होएगा। हम्म। ठीक है, और कुछ? बस मेरे हिसाब से तो इतने होने बस चाहिए। स्नेहा जल्दी से, कुछ गलत हुआ हो यहाँ पे या सही हुआ है सारा? वॉच डॉग। देख रहे हैं, सही लग रहा है। सही लग रहा है। चलो, अब मैं आता हूँ। फर्स्ट सर्कमस्टांस इज करेक्ट, ये वाला ठीक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 गलत है। हम्म, तुमने क्या किया, लैंड परचेज की है? हाँ, अरे हाँ हाँ, लैंड परचेज करिए, ठीक है। अच्छा, लैंड में डेबिट कर दो, ओके, समझ गई मैं। क्योंकि हमारी लैंड की वैल्यू फिर इंक्रीज कर समझ गई? जाएगी। समझ गई? हाँ, समझ गई। चलो बताओ फिर, समझ गई तो। लैंड को डेबिट कर दो कितने से? 90 लाख से। 90 लाख से? हम्म, मैंने बोला था ना, समझ गई तुम अभी। लैंड ऑलरेडी कितने पे एग्जिस्ट कर रही है? 1 लाख, वो 1 करोड़ पे। 1 करोड़ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो तुम हम्म, कितना कैपिटलाइज करोगे लैंड में? 1 करोड़ 50 1 लाख CR। एक लैंड करोड़ तो के हमारे और कर देंगे। लैंड के काउंटिंग कौन से इंडेक्स में होगी? 16 में। 16 क्या कहता है? कि जितनी हमारी कॉस्ट है उस पे रिकॉग्नाइज कर लो, कौन सी कॉस्ट? जो भी हम एक्विजिशन कॉस्ट जितनी भी हमें लगी है, एक्वायर जो भी एक्विजिशन उससे कॉस्ट रिलेटेड एक्विजिशन डायरेक्टली कॉस्ट कितनी एट्रिब्यूटेबल है? कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट हमारी 1.5 CR है। तुमने तो 1.90 लाख डेबिट करवाया है। हम्म। तो फिर नाउ क्या होगा? क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए। 50 लाख होगा ना, या लैंड तो पीएनएल में 40 लाख चला जाएगा। हाँ, यहाँ 50 लाख जीतना, क्योंकि 1 करोड़ ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। और अभी भी यहाँ पे एक गलती है, फेयर वैल्यू क्या, इनिशियल रेट की फेयर वैल्यू भी गवर्नमेंट पैसे देगी। ये देखना था, अगर ऐसे कोई assume कर लिया, अदरवाइज क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या फिर वैल्यू चल रही है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर प्रैक्टिकल सर्कमस्टांस में अगर ऐसा अगर होता है
तो गवर्नमेंट आज की फेयर वैल्यू देखेगी, क्योंकि उस पे आज की हॉस्पिटल बिल्डिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है उस पे, तो उसकी फेयर वैल्यू भी बहुत इंक्रीज हो चुकी होगी। तो गवर्नमेंट उससे लेगी, तो उसका डिफरेंशियल लैंड में डालेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। क्योंकि हमने 150 पे किया और 1 लाख ऑलरेडी 1 करोड़ ऑलरेडी है, तो 50 लाख हम डाल सकते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा यहाँ पे। रिमेनिंग पीएनएल में। ये भी वापस आ जाएगा 11040। चलो अब हम आते हैं हमारे एच नॉमिनल अमाउंट पे। आज उसने आ दिया नॉमिनल वाले पे एंट्रीज पास करो। दुकान से लैंड एवरीथिंग घर खाना मस्त बनाई जाएगी। वो 25 साल की नॉमिनल वैल्यू करेंगे कंसीडर हम इसमें। नॉमिनल वैल्यू की वैल्यू नहीं करते ना। नॉमिनल वैल्यू पे अभी है। काउंटिंग क्या होगी? सही बने सही स्वाद बना दिया है सही में 50 में भी अब डेफर्ड ग्रांट है तो जाना तो चाहिए पीएनएल में। स्पीकर कम कर लो अपना अपना। कर दो 4-4 हजार रुपए डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल। क्या करें? डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल 10 कितने? 4,000। 4,000? ये 4,000 कहाँ से अमाउंट है ये? 10,000 डिवाइड बाय 25। बट ये गलत लग रहा है नॉमिनल वैल्यू पे। चलो अभी तो नॉमिनल वैल्यू मैंने ज्यादा कर दी। नॉमिनल वैल्यू मान लो 1 कर दिया, अब कितना? एक है ना, नहीं इसमें होता ही नहीं है ना वैसे सीधा का सीधा लैंड टू उस डेफर्ड केस में ग्रांट और डेफर्ड ग्रांट टू हाँ, पीएनएल में सीधा सीधा चला जाता है। डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल। मतलब बस तो नॉमिनल वैल्यू पता है क्या होगा, पीएनएल में ही चल जाएगा। क्या क्या करेंगे फिर बताओ? क्या कर रहे हैं बताओ? रिड्यूसिंग फ्रॉम वो लिखा हुआ था उसमें फेयर वैल्यू। अभी क्या दिखा था ग्रांट जो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। एक ये है फेयर वैल्यू पर रिकॉग्निशन करने वाला। An alternate course sometimes followed to record both asset and grant and nominal amount. वो प्रेजेंटेशन, अब इस पे प्रेजेंटेशन लगेगी। अब प्रेजेंटेशन क्या करेंगे? वन मेथड टू रिकॉग्नाइज डेफर्ड इनकम दैट इज रिकॉग्नाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। अदर मेथड इज कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ग्रांट इज रिकॉग्नाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द लाइफ ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। ये तो नेट मेथड होगा। ये नेट मेथड हो गया, और वो हो गया क्या? ग्रांट इज डेफर्ड इनकम में डाल देंगे। एंड द परचेज ऑफ एसेट, एंड ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कह रहा है। उसके लिए कुछ का ही नहीं हुआ मतलब। इसके लिए तो कुछ कह नहीं रखा। पीएनएल में डाल दो फिर। नहीं, यहाँ पड़ी रहेगी डेफर्ड ग्रांट एज इट इज। आइदर डेफर्ड ग्रांट पड़ी रहे, और इसके लिए हमें अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया साइलेंट है यहाँ पे।
इंडेस आइलैंड है तो इंडेस 8 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग पॉलिसी फिर हमें वो डिस्क्लोज भी करनी पड़ेगी कि हमने क्या अकाउंटिंग फॉलो की है। तो आगे सब्सिक्वेंटली वो उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर मान लो कि उसके सब्सिक्वेंट अगर उसके रेशो में हो रही है तो वो भी हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या मान रहे हैं। और एक चीज अब और बस ये वैसे ही खत्म हो गया इसका, क्योंकि आगे रिफंड के केस में भी ये पूरा नॉक ऑफ सेम ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट जाएगा। बट अब ये बताओ कि फेयर वैल्यू और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो भी है नॉमिनल अमाउंट है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है। कोई भी एंटिटी मतलब दोनों ऑप्शन चूज कर सकती है। सीता ने फोन ही कहनी चाहिए आई कहनी आखा ही हूं हम्म। सवेरे मैं कि सीता आई कहनी आखा दा ही हूं जो कर लेना। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ। मतलब कि मतलब दोनों मतलब एक एंटिटी दोनों चूज कर सकती है कि एक नहीं को नहीं फेयर वैल्यू पे कर लिया और नहीं एक को नहीं 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 नहीं, वो तो एक इन लाइन होगी, अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही बनेगी। हम्म। बट ये बताओ एंटिटी मतलब दोनों में से कुछ भी चूज कर सकती है। कुछ भी चूज कर सकती है मतलब तुम ऑडिटर की तरीके से अगर तुम ऑडिटर के हाँ। एंगल से जा रहे हो और एंटिटी ने मान लो 10,000 कर लिया है, तो ठीक है, हम्म। तो तुम कुछ क्वेश्चन रेज करोगे ठीक है। एंटिटी पे हाँ, या मतलब नहीं? अगर हम पूछेंगे कि आपको इसकी फेयर वैल्यू असेसेबल थी, अगर फेयर वैल्यू असेसेबल थी तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अगर मतलब नहीं असेसेबल थी, गवर्नमेंट ने फ्री में दे दी, तो फिर तब उस केस में नॉमिनल वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू बिल्कुल ही नहीं मिल रही तो नॉमिनल वैल्यू पे जाएंगे, क्योंकि एज सच इंडिया नहीं, में तो फ्री साइलेंट है ना नॉमिनल है, वैल्यू। फ्री 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 मिल रही है हमें। ठीक है, बट फेयर वैल्यू असेसेबल है ना, फेयर वैल्यू असेसेबल है तो तो मतलब ये वो अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस नहीं है कि एंटिटी कोई भी भाई मेथड चॉइस। सिलेक्ट कर सकती है। जैसे कॉस्ट और इवैल्यूएशन होता है, वहां पे एंटिटी कोई भी मेथड यूज कर सकती है। एक पर्टिकुलर इसलिए क्लास के लिए। हाँ, पर्टिकुलर क्लास के लिए हाँ, तो इसमें भी अगर वो चूज करे कि मान लो वो कह रही है। कि मैं वो पूछ रहा हूँ, हम ऑप्शन है एंटिटी के पास। हाँ ठीक है, तो मान लो अगर उसने चूज करा कि वो फेयर वैल्यू पे करेगी। अरे अरे रुको रुको, ये बताओ एंटिटी के पास ऑप्शन है या नहीं, यस और नो? है ऑप्शन। है ऑप्शन। हम्म। ठीक है, अब आगे बोलो। अब क्या बोलना है? अब ऑडिटर वाला रूप मतलब मैं कह बनाओ। रही। अब ऑडिटर हो हम्म। तुम, ठीक है। बताओ क्या करोगी? मैं ये चेक करूंगी कि वो मतलब अगर वो एक पे फेयर वैल्यू चूज कर रहा है, उसके पास दो चार ब्रांड्स आ रखी हैं, तो वो सब पे ही फेयर वैल्यू ऑप्शन लगा रहा है। अगर उसने फेयर वैल्यू ऑप्शन दे रखा है, मतलब बेसिकली कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहा है वो पॉलिसी। अच्छा, मैं बताता हूँ यहाँ पे, दिस इज नॉट अ अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस। अब लैंग्वेज, अगर हम इंडेक्स के लैंग्वेज पे चले, उन्होंने क्या लिख रखा है? इन दीज सर्कमस्टांसेस इट इज यूजुअल टू असेस द फेयर वैल्यू एंड नॉन मॉनेटरी एसेट एंड टू अकाउंट फॉर बोथ ग्रांट एंड एसेट एट फेयर वैल्यू। अगर आपने क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, बोथ ग्रांट को फेयर वैल्यू पे करो एंड ऑल्टरनेट हम्म। कोर्स। और ऑल्टरनेट पे हम कब जाएंगे, जब हम फर्स्ट वाला नहीं कर सकते। जैसे अगर ऑडिट प्रोसीजर्स में भी होता है कि सबसे पहले बताता है कि आप ये फिजिकल वेरिफिकेशन करो, बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर आप क्या परफॉर्म करोगे ऑल्टरनेटिवली? तो ये ऑल्टरनेट कोर्स है। अगर आप फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते तब आप उस पे नॉमिनल अमाउंट पे तब आप जाओगे। नॉमिनल पे जाओ। आपके पास कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस नहीं है इससे रिलेटेड, बट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनली कि आपने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किए। मतलब क्या आपने किया कि फेयर वैल्यू नहीं बता रहे, तो वो भी आप डिस्क्लोज करोगे ना कि फेयर वैल्यू हम नहीं कंप्यूट कर पा रहे, इसलिए हमने नॉमिनल वैल्यू भी रिकॉर्ड की है। या अगर कॉस्ट एक्स बहुत ही ज्यादा लग रही थी, मतलब उसकी फेयर वैल्यू निकालने में या नहीं निकाल पा रहे थे, तो वहां हमें नॉमिनल वैल्यू की मिलती है। बट फर्स्ट फेज पे हमें फेयर वैल्यू भी रिकॉर्ड करना है। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस आ गया कि पहले आप फेयर वैल्यू को ही प्रेफर करो, अगर हम्म। नहीं होती है तो नॉमिनल वैल्यू पे जाओ। करेक्ट। हाँ। अगर चलो वैसे ये तो डन हो गया। अगर हम इनके एजुकेशन मटेरियल पे जाएं तो इसमें ऐसा बस एक दो तीन क्वेश्चन मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे कि अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिली है, स्टेट ऑफ बिहार में एस्टेब्लिश है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 to 80 के अंदर इनकम टैक्स में बेनिफिट दे रखा है, क्या आप एडिशनली 15% क्लेम कर सकते हो? तो ये इंडेक्स 20 के अंदर कवर होगा या नहीं होगा, यस और नो?
नो एप्लीकेबल नॉन एप्लीकेबल है ना वो, करेक्ट, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स का बेनिफिट है। बस इट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एज अ गवर्नमेंट ग्रांट बिकॉज टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए डिटरमाइन हो रहा है वो। और इम्पोर्टेंट था 5, ये अभी मार्केट लोन वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पे। ये वाला था डेट्स वाला, हाँ एक डेट में ये वाला करो, एक थोड़ा डेट वाला बस इसमें। partially compensated for this. When should the तो जब रिसीवेबल होगी तब रिकग्नाइज कर लेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर। स्नेहा कब करेंगे? एक सेकंड पढ़ रही हूँ ना। उसने हाँ, इसमें एक्सपेंस कह रहा है कि किया रीजनेबल है एक्सपेक्टेड। इस पीरियड नहीं, अगर में। इसको मार्च में पता है कि रीजनेबल है कि वो मिल जाएगा तो वो मार्च में ही कर देगा। अच्छा, तो क्या आंसर होना चाहिए फिर? कंडीशन तो कोई इसके साथ अटैच है ही नहीं जो हम्म, इसको फुलफिल करनी है, तो मार्च हाँ में ही करेगा। करेक्ट, मार्च में करेगा। even though the compensation will be received in the month of October, and it should recognize the compensation receivable from government grant when it becomes receivable with the disclosure, or in the given case at March 20 entitled to receive है वहाँ पे, तो उस दिन पे कर देगा वो। यहाँ पे बस मतलब दूसरा दे दिया था रिसीवेबल कि तो उसको मार्च में ही होगा। हाँ मार्च में होगी रिसीवेबल, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट, वो नहीं है, कंडीशन नहीं है वहाँ पे, अनकंडीशनल है। एक 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 ये कर लो। एंट्री क्या पास करेंगे हम? किसमें? रिसीवेबल, रिसीवेबल टू कैंडल। नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट ग्रांट, और या पीएनएल में डाल दो, वो अगर गवर्नमेंट, इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे ना रिसेवेबल जब भी हो जाती है, हम्म, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो डायरेक्ट। मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल क्योंकि टू गवर्नमेंट, क्योंकि हाँ टू कैंडल। प्रैक्टिकली मिलेगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री डायरेक्टली रूट नहीं कर सकते ना, तो हमें एक लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट में पहले डालेंगे और ईयर एंड पे फिर गवर्नमेंट ग्रांट टू प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे लेजर क्लोज करने के लिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, piece of land for nil consideration from government in order to set up manufacturing. The fair value of this land on the date of receipt is 10 crores rupees. Now, how should present this land in the financial statements? Firstly, they asked accounting, presentation, and recognition. रिकॉग्निशन। अब बताओ चलो, जल्दी जल्दी क्या क्या अकाउंटिंग करेंगे? फेयर वैल्यू पर हो जाएगी। हाँ, प्रेजेंटेशन हम लैंड को दिखा देंगे और प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट लैंड को ग्रांट, दिखा, लैंड और गवर्नमेंट ग्रांट को दिखा देंगे फेयर वैल्यू पे। रिकॉग्निशन क्या क्या करेंगे पीएनएल में? हाँ नील कंसिडरेशन टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिखा हुआ है ना, और तो प्रोडक्शन वो एक्टिविटी जो भी इसकी कॉस्ट वगैरह होएगी उसके रेशो में। अच्छा ठीक है, अच्छा कुछ डिफरेंट आंसर, अदरवाइज आंसर पे चले। मतलब अकाउंटिंग तो अभी जैसे हमने करी थी पहले वैसे ही कर लेंगे, जैसे हमने करी थी ना लैंड, और लैंड टू क्या कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, तो वो 10 करोड़ 10 हो प्रेजेंटेशन। जाएगा। फिर प्रेजेंटेशन वही वही दोनों चॉइस आ जाएंगी, या तो अब जैसे ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना, तो उसमें से तो माइनस करके नहीं दिखाएंगे, चलो उसमें से कैरिंग अमाउंट में से इसको अगर अलग से दिखा दें, तो अब जैसे ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है कि हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो अब या तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर कोई बिल्डिंग फैक्ट्री वगैरह है तो उसकी लाइफ में, या फिर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बेसिस पे
जो भी बेसिस ये लोग यूज करेंगे उसके बेसिस पे वो पीएनएल ठीक में है, डालते रहेंगे बाद में। करेक्ट। अब इन्होंने क्या दिया आंसर, देखो ये रहा, इन अकॉर्डिंग PQR हैज टू ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव दे दिए, रिकॉर्ड आइदर बोथ एट 10 करोड़ और रिकॉर्ड बोथ एट नॉमिनल वैल्यू मे बी फॉर एग्जांपल एट रुपीज INR 1। बट प्रैक्टिकली देखोगे इन्होंने भी पहले 10 करोड़ पे जाएगी, और ये कोई पॉलिसी चॉइस नहीं है। जितना मेरे को पता था ना, वहाँ पे उन्होंने कुछ गलत इंटरप्रिटेशन की थी, मेरे को जिससे मैंने भी पढ़ा था तो उन्होंने भी बताया था, इसकी उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन कर रखी है, जो वहाँ वर्डिंग लिख रखी है, वर्डिंग के अकॉर्डिंग अगर जाए तो। क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव वहाँ पे है कि ऑल्टरनेट पे आप तब जाओगे जब आप फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये भी तभी है, आप फेयर वैल्यू अगर मान लो ये नहीं कर पा रहे तो वहाँ INR में नॉमिनल पे भी दिखा सकते हैं। और ये अगर 10 करोड़ पे दिखा रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन, उस पे डेप्रिसिएशन तो नहीं, लाइफ ऑफ बिल्डिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे है, या अदर ये हो सकता है कि यूनिट्स कितनी जनरेट होंगी उससे, उसके रेशो में एलोकेट कर दें। मतलब उसकी यूनिट कैपेसिटी कितनी है और हर साल तो कितनी इन्होंने देखो, इन्होंने क्या आंसर दिया, प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ग्रांट एसेट अगर नॉन मॉनेटरी है तो फेयर वैल्यू पे है, प्रेजेंटेशन आइदर बाय सेटिंग अप डेफर्ड इनकम और बाय डिडक्टिंग इन। फेयर वैल्यू पे है, तब इन्होंने भी क्या लिखा है, नॉन मॉनेटरी एट फेयर वैल्यू। तो मींस अगर इसका मतलब क्या है, अगर फेयर वैल्यू पे नहीं है तो नहीं कर सकते तुम, वहां पे तुम्हें उसको उतना ही पे ही दिखाना पड़ेगा जितना है। मतलब क्या लिख रखे इन्होंने पैरा 20 इसमें जो कोट किया है, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू। अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स आपने मेजरमेंट किया फेयर वैल्यू पे, शेल बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट आइदर बाय सेटिंग अप ग्रांट एट डेफर्ड इनकम, डेफर्ड डाल दो, अदरवाइज इन अराइविंग रिड्यूस कर दो कैरिंग अमाउंट से। लेकिन और अगर नीचे, नॉमिनल पे करेंगे हाँ, फिर नीचे इन्होंने दो मेथड बता दिए, वो जो दो मेथड्स हैं कैसे कर सकते हैं, डेप्रिशिएबल लाइफ एंड ऑल। मीन्स अगर फेयर वैल्यू पे नहीं है नॉन मॉनेटरी ग्रांट तो वहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको उतने पे प्रेजेंट करना पड़ेगा दोनों को हमें। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन इन PNL सिस्टमैटिक बेसिस पे डाल देंगे वो तो है ही। और नॉन ऑब्लिगेशन एग्जांपल ग्रांट ऑफ लैंड में भी कंडीशनल, ये वही आ गया। इन अकॉर्डेंस विद above ग्रांट शुड बी amortized on systematic basis on profit and loss depending on nature of grant। ग्रांट किस पे डिपेंड है, मैन्युफैक्चरिंग है तो उस पर अभी डाटा नहीं है, तो उन्होंने यही लिख दिया। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, और कुछ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे कोई, आगे अकाउंटिंग का था बस सारे, कि 20% कॉस्ट है तो उसके रेशो में कर दो अकाउंटिंग। आगे इतना नहीं था, लास्ट कुछ नहीं है। चलो, ये आगे मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक चलते हम, ये रहा, हम्म, चलो इस क्वेश्चन में क्या कैसे करोगे अकाउंटिंग, दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है। लोन मिला हमें 1 करोड़ का 1 करोड़, इन अ बुलेट पेबल आफ्टर, मतलब 5%। तो इसकी वही आप शीट बनाएंगे पहले, अच्छा और ठीक है, पेमेंट तो हमें लास्ट में ही होनी है। 5% पे बनाएंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 11% पे निकालेंगे तो उसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर वो Then, जो जैसे वो कंपाउंड में करते थे वो बैलेंस निकालते थे ना कुछ माइनस करके, वैसे करके ग्रांट की अमाउंट निकालेंगे। याद नहीं आ रहा मुझे वो, इक्विटी इक्विटी का अमाउंट निकालते थे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, करेक्ट करेक्ट, कुछ वैसे ही। माइनस करते थे ना, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मेरे ख्याल से इसी में से ही माइनस करते थे कि पहले पीवी निकाल ली उसकी उस रेट करेक्ट, पे लोन जो ऑप्शन की 11। थी वहां पे डिबेंचर की हाँ फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग करके फिर आगे रिकॉग्नाइज हाँ, करते थे। रिकॉग्नाइज कर तो देते इसमें भी करेक्ट जो कह रहे थे कि जैसे हमें कितने 5 लाख का इंटरेस्ट पे करना है 1 करोड़ पे, तो उसकी पीवीज 11% हमारे पे। पास ये आ जाएंगी।
रिमेनिंग, और 77 डिस्काउंटेड हमने कर लिया 11% रेट पे जो हमारा एज्यूम मार्केट रेट है, और 1 करोड़ का भी हमने ईयर 5 पे डिस्काउंटिंग रेट ले लिया, तो हमारी पीवी आ जाएगी नेट 77 की। 77 लाख, और रिमेनिंग कितना बच गया 22 लैक्स। ये हमारी जीजी हो गई, हाँ गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ, अब इसमें ये बताओ गवर्नमेंट ग्रांट आ गई, वो उसको किस रेशो में बांटोगे? उसको भी ओवर द लाइफ, अब ये जैसे बिल्डिंग के ओवर द लिए दे लाइफ रहे ऑफ हैं व्हाट? ना, ओवर द लाइफ ऑफ व्हाट? फॉर द परचेज ऑफ ओवर द लाइफ बिल्डिंग ऑफ के लिए। लोन, ओवर द लाइफ ऑफ बिल्डिंग। किस चीज के लिए मिली है और उससे क्या चीज कॉस्ट एसोसिएटेड है। बट अब तो हम ओवर द लाइफ ऑफ लोन ही करेंगे, क्योंकि हमारा हमको जो ये लोन, मिला है, स्टिक टू योर जो हमारी प्रिंसिपल। कॉस्ट रिलेटेड टू द एसेट ऑफ विच इट इज रिसीव्ड, फिर तो लैंड एंड बिल्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि 10 साल ही होना चाहिए। एक सेकेंड, हमें गवर्नमेंट ने ग्रांट तो एसेट परचेज करने के लिए दिए ना, फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ तो फिर मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो ये लैंड एंड बिल्डिंग की लाइफ के ऊपर करनी चाहिए, 10 साल के ऊपर। करेक्ट करेक्ट, ये हम उसी के रेशो में कर देंगे वहां पे, ओवर द लाइफ ऑफ। ये क्या क्या ओपनिंग 77। अच्छा, ये तो लोन का निकाल रखा होगा ना। हाँ, ये तो लोन की फाइनेंस सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग भी तो होगी ना। हम्म ये लीज लाइबिलिटी क्यों लिखा है? वो वर्किंग वहां से वो फॉर्मेट पिक किया था, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो 22 लाख जो रिमेनिंग है विल बी क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम और साइड बाय साइड प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द 10 ईयर्स में डाल देंगे। ऑल्टरनेटिवली ये भी ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, हाँ, वो अबे प्रॉफिट से माइनस कर देना। रिड्यूस फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट। इनकम, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तो उससे भी कम कर सकते हो। चलो ये भी हो गया, अब हम चलते हैं जे फरस पे। सारे बाकी क्वेश्चन 20 के डन हो गए। एक मैंने देखी थी अच्छी केस नहीं थी वो, क्या? एक केस स्टडी है ना पूरी गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर ही है वो। इसमें या वो कौन से वाले में है, और पुराने वाले में तो है वो, थोड़ी अभी पता नेक्स्ट नहीं है मैंने। नेक्स्ट में करते हैं, पहले एक इजी वाले कर लेते हम्म, मैंने कहीं तो लिखी हुई थी वो, कहाँ लिखी थी मैंने। हैं। तो मेरे को पता है, मैंने कर रखी है हाईलाइट, उसको करते हैं। रिमेनिंग वाली दूसरी है। कौन सा मिला है इसको? वही, एक तो वैसा सही क्वेश्चन है इसमें जो हमारे मॉड्यूल में है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ ये चलो इसी ये एक रहा। केस स्टडी में यही है शायद। नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन ऐसा सही है कुछ, ऐसी 3-4 पॉइंट है उसके अंदर। चलो एक ये वाला करते हैं जल्दी से। आ जाओ। ये जैक्सन वाला क्वेश्चन तो करा करा लग रहा है मुझे तो। कोई नहीं, क्या हुआ, जल्दी से खत्म कर देंगे फिर। हम्म, 50 million development of factories. Okay, no conditions. Okay. तो कितना हो गया? 6 + 15 21 है ना? हम्म, 20 हो गया मैंने। चलो कर लिया। रीड कर लिया।
स्नेहा कर लिया ना रीड? कर रही हूँ। कर रही हूँ। ए, इतना तो कर लिया, इतना ही करना था क्या ऑन दैट हाँ डेट हाँ से ही 5 ईयर पीरियड तक? बस बस। चलो MCQ नंबर 1. What should be the treatment of grant of 15 million related to construction at a cost of 60 million? क्या करोगे बताओ? नॉर्मली बताओ, विदाउट MCQ लिखे, क्वेश्चन देखिए हमने बस. क्या करोगे उस ग्रांट के लिए? तो जैसे जैसे हमने कॉस्ट 60 मिलियन की होएगी जिस प्रोपोर्शन में, हैं? फैक्ट्री को आप डेप्रिशिएट करेंगे, उसकी रेशो में कर देंगे। फैक्ट्री की 40 years की लाइफ में. हम्म, या चलो फिर उसमें से माइनस कर दो। कितनी 60 मिलियन दिखा रखी है ना, वो उसमें से माइनस कर दो। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव। चलो इनके ऑप्शन देखते हैं. 15 million grant in respect of plant and PPE should be recognized immediately in the income statement. कर सकते हैं yes or no? ये तो पढ़ी है नो 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 नो। No. ना, खत्म हो गया तो भाई ना। यार, यार ये तो, मैं तो एक बार डर गया, क्या आवाज आ गई एकदम. deduct the grant received from the cost of asset and depreciate the net carrying amount over the useful economic life. Show the grant as deferred credit and leave the initial carrying value of property 16 million. Thereafter, deferred credit should be released at the income statement at the end of 40th year. And thereafter, the deferred credit would be released to the income statement. Okay. And 0.375. ईयर पे डाल। हाँ. And 0.37 is to be credited in 3 years in the income statement over 40 years as deferred income. तो क्या करेंगे? 0.375 पास आ गया। ये 15 को डिवाइड करा क्या ना, 2 डिवाइड बाय 40। कितनी आगे वैल्यू अगर देखिए कितना अमाउंट आ रहा है डिवाइड वगैरह करके। 0.375 ही आया वो। इन्होंने क्या करा? 0.375. Let's see the answer. ओहो, B, option B. Deduct the grant received from the cost of and depreciate the net carrying value over its useful economic life. अच्छा, ये कह रहे कि पहले ही डिडक्ट कर लो उसको 45, मतलब 60 माइनस 15 तो 45 हो गया। 45 हाँ. ही हुआ ना। हाँ 45। चलो एक बार सेशन एंड हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में करते हैं इसको तो कंटिन्यू. द ग्रांटेस्ट तो यार सी ऑप्शन ज्यादा सही नहीं है। एक सेकंड एक बार सेशन एंड हो जाएगा, नेक्स्ट में आ जाओ, एंड हो जाएगा ये भी. फर्स्ट सेशन करना है ना ज्वाइन उसमें। सेकंड.